Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे दोबारा से भेंट हुई। यात्रा पे था इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये शो लगातार चलता रहा और शो आज भी शुरू करते हैं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से अमर उजाला बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको वो 5-6 बड़ी खबरें बता दूं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर है चीनी एक्सपोर्ट से जुड़ी। जी हां, शुगर एक्सपोर्ट से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए एक राहत की खबर है। सरकार ने कोटा बढ़ा दिया है और जो शीरे पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको खत्म कर दिया है। कोटा बढ़ाने का कितना फायदा होगा ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार का कोटा कंज्यूम नहीं हो पाया था। अगली खबर जो है वो ई गोल्ड से जुड़ी है। ये खबर मतलब ये मैंने जब पहली बार ये खबर पढ़ी तो लगा यार इतनी देर से ये बात क्यों बताई। सेबी ने ये कहा है कि भैया जो ई गोल्ड हम लोग खरीदते हैं वो हमारे दायरे में नहीं आता, उसमें रेगुलेशन नहीं है, तो इतना ई गोल्ड खरीदने क्यों दिया, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी खबर है वैश्विक बाजार से ज्यादा आकर्षक हुए भारतीय बाजार। जी हां, हम सस्ते हैं ऐसा मानना है ब्रोकिंग फर्म का कि भारत के जो बाजार हैं वो डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं, इसलिए हम अब अमेरिका, यूरोप या दूसरे मुल्क के जो शेयर बाजार हैं उनके सापेक्ष या उनकी तुलना में सस्ते नजर आ रहे हैं। अगली खबर जो होगी वो होगी आकर्षक हुए भारतीय शेयर बाजार के बाद जो अगली खबर है वो चीन ने यूएस के लिए रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर पाबंदियां हटा दी हैं। जो कुछ तय हुआ था वो अब लागू होने लगा है। जो चीजें कही गई थी वो अब मानी जा रही हैं और वो ग्राउंड पर उतरती दिख रही हैं। अमल में आई यूएस चीन डील, क्या असर होंगे इसको समझेंगे। और इसके बाद G20 सम्मेलन में अमेरिका से कोई नहीं जाएगा। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में जो सम्मेलन हो रहा है G20 का, पहले यह था कि उपराष्ट्रपति वहां जाएंगे। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अमेरिका से कोई अधिकारी, कोई नेता, मंत्री, कोई भी नहीं जाएगा। क्या वजह है इसको टटोलेंगे। और शटडाउन खोलने के लिए अमेरिकी सीनेट का प्लान, लेकिन क्या शटडाउन खुलेगा। पास तो हुआ है प्लान, लेकिन क्या वो प्लान है, क्या वो शटडाउन खुलेगा, क्या ट्रंप वो शर्तें मानेंगे जो प्लान को पास करने के लिए रखी गई हैं, ये सब कुछ चर्चा होगी आज इस शो में। पहली खबर शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी। शुगर इंडस्ट्री को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शुगर वर्ष 2025-26 के लिए चीनी निर्यात का कोटा तय कर दिया है। सरकार ने इस साल 15 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा तय किया है। पिछले साल ये जो कोटा था वो 10 लाख टन का था, लेकिन निर्यात करीब 7.25 लाख टन ही हो पाया था। इस साल के लिए निर्यात का कोटा तय करने के अलावा सरकार ने एक काम और किया है। क्या किया कि जो शीरे का एक्सपोर्ट था उस पर 50% ड्यूटी जो लगती थी उसको हटाने का फैसला किया है। सर, चीनी की कीमतों पर इस फैसले का क्या असर होगा। इंडस्ट्री के लिए तो यह फैसला राहत वाला है, कीमतों पर कोई असर दिखेगा सर। शुभम, इंडस्ट्री के लिए भी कितनी राहत वाला है देखना होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने फैसला करते करते देर कर दी, क्योंकि ग्लोबल शुगर मार्केट इस समय ओवर सप्लाई की पोजीशन में। मैं सामने आंकड़ा देख रहा हूं, ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन में 5% के आसपास की बढ़ोतरी है। नवंबर की शुरुआत में ग्लोबल शुगर के प्राइसेस 5 साल के न्यूनतम स्तर पर थे नवंबर में, क्योंकि डिमांड केवल 1.5 से 2% बढ़ रही है और उत्पादन 4 से 5% के बीच में बढ़ोतरी की संभावना है। भारत में शुगर का आउटपुट 16% बढ़ने का संकेत है। ब्राजील में भी नया रिकॉर्ड हाई पर उत्पादन है। तो ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल का ही पूरा कोटा कंज्यूम नहीं हुआ। सरकार ने जो 15 लाख टन का एक्सपोर्ट का कोटा खोला है, ये इसके लिए बाजार दुनिया में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुगर की सरप्लस सप्लाई है बाजार में, अगर मांग और आपूर्ति के आंकड़े को आप देखें। ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है कीमतों पर, क्योंकि यहाँ भी स्टॉक्स अच्छे हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी भी दिख रही है। हालांकि आश्चर्य के इस्मा और शुगर संगठन 20 लाख टन के कोटे की मांग कर रहे थे, जबकि पिछले साल 10 लाख टन का कोटा भी कंज्यूम नहीं हो पाया था। तो भारतीय मिलों के लिए, निर्यातकों के लिए दुनिया का शुगर बाजार अभी उतना आसान नहीं है, क्योंकि बाजार में काफ़ी चीनी उपलब्ध है। दुनिया का बाजार खासा मीठा है इस समय। बिल्कुल,
गोल्ड की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी के समय देश में ई गोल्ड के बढ़ते चलन को देखते हुए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने आगाह किया है कि ई गोल्ड में निवेश से बचने की जरूरत है। उन्होंने ऐसी सलाह दी है कि ई गोल्ड में निवेश ना करें। सेबी ने कहा है कि ई गोल्ड प्रोडक्ट उनके रेगुलेशन के दायरे में नहीं आते हैं। सर, सबसे पहली बात तो यह कि सेबी और रिजर्व बैंक ने अपनी चेतावनी में कहा है और ये खतरनाक निवेश क्यों बताया है? पहला सवाल तो मेरा यही है। सेबी और आरबीआई गोल्ड को लेकर हमेशा गफलत में पाए जाते हैं और यह बड़ा स्पष्ट बात है जो दिखाई दे रही। ऐसा ही गोल्ड लोन के मामले में हुआ। एक सीमा तक गोल्ड लोन भारत में बांट दिए गए, तब आरबीआई को समझ में आया कि इसकी पूरी नीतियों में, व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत है, तब बैंकों को निर्देश दिए गए। भारत में जो डिजिटल टोकन में छोटे छोटे लोन का एक पूरा बाजार तैयार हो गया। उसके बाद सेबी ने यह चेतावनी दी और सेबी ने कहा है पूरी तरह अनियमित है, जोखिम है। जबकि लोग बाजार में खुलेआम पिछले 3 साल से 4 साल से तमाम प्लेटफॉर्म्स अपना गोल्ड बेच रहे हैं। सेबी ने कहा डिजिटल गोल्ड का वो नियमन नहीं करता। थैंक यू, अब बहुत देर से बताया आपने देश को कि डिजिटल गोल्ड आपके नियंत्रण में नहीं आते, तो जो बेचा जा रहा है वो कौन बेच रहा है। अब लोगों को ये पता चला कि ये तो ना कमोडिटी डेरिवेटिव हैं, प्लेटफॉर्म फेल होगा, दिवालिया होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। असली बात जो सेबी ने और आरबीआई ने स्वीकार की कि जो कंपनी आपको डिजिटल गोल्ड बेच रही हैं 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए में फिनटेक प्लेटफॉर्म से, उनके पास गोल्ड रिजर्व है भी कि नहीं, उनके पास उसके अगेंस्ट उन्होंने गोल्ड का कोई रिजर्व बनाया है देने के लिए, ऐसी कोई गारंटी सरकार के सिस्टमों में, सेबी के और आरबीआई की व्यवस्था में नहीं है और ना इनके ऊपर कोई रेगुलेशन है। और दूसरी चीज ये भी कही सेबी ने कि ये ईटीएफ की तरह से या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सरकार जारी करती है उससे उस तरह से सुरक्षित नहीं है। आरबीआई ने कहा कि एनबीएफसी और बैंक इस पर लेवरेज नहीं कर सकते, यानी अगर आपका डिजिटल गोल्ड कहीं रखा हुआ तो उसे आप दिखाकर बैंक से लोन या कोई क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ब्रोकर्स को और आरआईओ को डिजिटल गोल्ड बेचने की मनाही 2021 में की गई थी, लेकिन फिनटेक पता नहीं क्यों किस कानून के तहत डिजिटल गोल्ड ऑफर कर रहे थे। आज भी सभी बड़ी फिनटेक प्लेटफॉर्म लोगों से कह रहे हैं कि आप 10-10 रुपए, 100-100 रुपए का गोल्ड खरीदते रहिए। सर, दूसरा सवाल ये कि जिन्होंने पहले से खरीद रखा है वो अब क्या करें? उनके लिए क्या आगे की दिशा लगती है आपको? अभी सेबी और आरबीआई ने इस बारे में निर्देश तो नहीं दिया, लेकिन हाँ यह है कि कंपनियों को वो लिक्विडेट करना पड़ेगा, फिनटेक कंपनियों को जिनके पास ये गोल्ड लिए गए हैं और जिन्हें जो इस दायरे में आ रही हैं कि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं और वो उनके पास कोई गोल्ड का रिजर्व नहीं। आमतौर पर गोल्ड का निवेश ईटीएफ में उस रिजर्व के अगेंस्ट होता है। जितना आप ईटीएफ में पैसा लगाते हैं उतना ही गोल्ड का रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो कंपनियों को, फिनटेक कंपनियों को वापस करना पड़ेगा। कई प्लेटफॉर्म्स ने डिस्क्लेमर बताने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको अपनी जोखिम उठाने पड़ेंगे, ये कहना शुरू कर दिया है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल गोल्ड बंद भी कर दिया है। लेकिन अभी एक बड़ा हिस्सा है जहां पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री हो रही है और अब शायद इन कंपनियों के पर लोगों को जब पता चलेगा तो वो अपने क्लेम लेना शुरू करेंगे। सर, एक छोटा सवाल और, मतलब आप सोचिए इस समय सबसे ज्यादा पसीना किसे आ रहा होगा कि एक तरफ तो चलिए वो लोग हैं जिन्होंने डिजिटल गोल्ड खरीदा, वो अपना कन्वर्ट कर रहे हों, पैसा लेके दूसरी जगह जाएं। सर, उन स्टार्टअप्स का सोचिए और उन फंड लगाने वालों का सोचिए जिन्होंने डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स में स्टेक ले रखा है, जो स्टार्टअप चला रहे हैं, जो फंडिंग के लिए जा रहे हैं, उन सब के लिए तो सर इस एक फैसले ने मतलब दूसरी दिशा में ही सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि यही वो रेगुलेटरी गैप है, वो वैक्यूम है जो भारत के नियामक नहीं देख पाते। और यहीं आप ये सवाल उठा सकते हैं कि नियामकों में दूरदर्शिता या प्रैग्मेटिज्म नहीं है। डिजिटल गोल्ड कोई चोरी छिपे दुकानों पे तो नहीं बिक रहा था, विज्ञापन हो रहे हैं। कंपनियां अपने ऐप के ऊपर चिपकाए हुए हैं कि आप 10 रुपए में गोल्ड खरीदिए, 50। और ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म्स तो पिछले 5-6 साल 7 साल से चल रहे हैं। ब्रांड्स क्रिएट हो गए हैं बड़े बड़े डिजिटल गोल्ड देते। सरकार को या आरबीआई को, सेबी को इतनी देर बाद क्यों पता चला? तो नुकसान, पहली चीज तो ये कि उन निवेशकों का भी नुकसान है जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनको कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा, तो ह्यूज लिक्विडिटी आउटफ्लो होगा उन कंपनियों के भीतर जिन्होंने ये काम कर रखा है। और दूसरी चीज है कि उनके स्टार्टअप के वैल्यूएशंस भी गिरेंगे, उनमें गिरावट दिखाई देगी। तो ये मतलब ये विशुद्ध रूप से चूक है रेगुलेटर्स की और अदूरदर्शिता। आप कहेंगे कि वो इतने दूरदर्शी नहीं पाए गए कि उन्होंने इतना बड़ा बाजार पहले तैयार होने दिया और फिर उसके पैर के नीचे से कालीन खींच दिया। देखिए, आज शायद यही वजह थी कि ओवरऑल मार्केट में आज तेजी थी, बाजार पॉजिटिव थे, लेकिन 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम जैसी कंपनी में 1-1.5% की गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनके बिजनेस का भी एक बड़ा हिस्सा डिजिटल गोल्ड के रास्ते आता है। वैल्यूएशन पर असर पड़ना, निवेशकों को भी डर लगना। और देखिए, ऐसी किसी खबर से बैठे बैठाए क्यों
रूह कांप जाती है निवेशकों की, क्योंकि उनको NECL जैसे घोटाले याद आ जाते हैं। अरे पीछे कहीं बैग में सोना होगा नहीं होगा, रेगुलेटर नहीं है तो क्या हो जाएगा। इसीलिए ये खबर थोड़ी सी गौर से सुनने लायक है। अगली खबर, बॉन्ड यील्ड में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने उधारी कार्यक्रम को नए सिरे से शेड्यूल करें ताकि बॉन्ड मार्केट के दबाव को हल्का किया जा सके। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उस समय बॉन्ड जारी करें जब यील्ड कम हो। सर, सरकारी कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी उलझन क्या है और राज्यों पर उधार कितना है, क्या उसका गणित है? देखिए, जो लोग लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं या जो अर्थ हम देखते रहे हैं और हम लोग इस चर्चा में आपको बताते रहे, जीएसटी में कटौती का असर अब दिखने लगा है। ये त्योहार खत्म हुआ, रियायतें लेकर आप कार घर ले आए, सरकारों के बजट पर अब वो जो डेंट है, वो जो खरोंचे हैं वो दिखाई दे रही हैं। अगली छमाही भारत के केंद्रीय बैंक के लिए, आरबीआई के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। एक साथ बड़ी फ्रंट लोडिंग हो रही है बारोइंग की, केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से तो खासी ज्यादा है, और इसलिए और बाजार में लिक्विडिटी कम है, ओवरनाइट रेट्स बढ़े हुए हैं। यील्ड अगर आप देखें 10 साल के बॉन्ड्स की तो 7% से ऊपर निकल गई है, 7.2% के आसपास पहुंच गई है। इस वजह से आरबीआई ने हाल में 11,000 करोड़ के बॉन्ड की नीलामी रोक दी, क्योंकि लागत कम थी और लिक्विडिटी बाजार में असहज थी। दूसरी छमाही में करीब 6.77 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे केंद्र और राज्य। उनकी फंडिंग लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि कम लोग कर्ज देने वाले हैं और बाजार में कर्ज की मांग ज्यादा दिखाई दे रही। 2026 में जो नेट उधार है वो करीब सरकार का 11.54 लाख करोड़ पर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर और मार्च की तिमाही में राज्यों की तरफ से उधारी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब जीएसटी की रियायतों का असर उनके बजट पर दिखाई देने लगेगा। हम लोगों ने एक बोनस पॉइंट में विस्तार से हिसाब बताया भी था कि राज्यों को कितना नुकसान हुआ है जीएसटी की कटौती के बाद। अब कई राज्यों में तत्काल रेवेन्यू की कमी के कारण उन्हें ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, और चूंकि उनका कर्ज जीडीपी के अनुपात में ज्यादा है तो उन्हें बैंकर्स ज्यादा ऊंची दरों पर कर्ज देंगी। तो अब आरबीआई के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो तात्कालिक तौर पर से संभाल सके, लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। दूसरा सवाल ये सर, फिर आरबीआई किस तरीके की तैयारी कर रहा है, या आपको लगता है कि किस तरीके की तैयारी करने की जरूरत है आरबीआई को इस दबाव से निपटने के लिए? अगर आप गौर से देखें, यहाँ मुंबई में मनी मार्केट और बैंक्स को देखें तो लोग फिंगर्स क्रॉस्ड किए हैं, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी नहीं है और बॉन्ड्स आए और बॉन्ड्स रिजेक्ट हो जाएं, आरबीआई को बॉन्ड की नीलामी रोकनी पड़े, ये बाजार के लिए थोड़ा झटके वाली बात होती। और इस वजह से आरबीआई ने राज्यों से कहा है कि वो बंचिंग नहीं करें, एक साथ सारा कर्ज इसी तिमाही में ना उठा लें, अगले 2-3 तिमाहियों में उठाएं। अब राज्यों की दिक्कत है कि उनकी ट्रेजरी में पैसे नहीं है, टैक्स के रेवेन्यू नहीं है। अगर राज्य उधार नहीं लेंगे तो उनके पेमेंट फंसेंगे आगे, जो उनको भुगतान और तनख्वाहें बांटनी है। इससे क्या होगा कि आरबीआई ये चाहता है कि अगर धीमे धीमे कर्ज लेने आएंगे राज्य तो बॉन्ड डील में अचानक बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड डील में बढ़ोतरी होगी तो केंद्र और राज्य के लिए कर्ज बेहद महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो कर्ज देने वाले बैंकर हैं वो बेस्ट यील्ड और अच्छे परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो राज्यों को अपने खर्च में के भुगतानों में कमी करनी पड़ेगी। बैंकों का कहना यह है, बैंक ये कह रहे हैं कि आरबीआई के पास पैसा है, आरबीआई जिसे कि ओएमओ करे, जिसको कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, और नीलामी के थोड़े नियम ढीले करे, सप्लाई को आरबीआई सोखे, जो बाजार में बॉन्ड आ रहा है उसे आरबीआई करे, और यील्ड को कैप करने की कोशिश करे। क्योंकि जबकि आरबीआई की दुविधा यह है कि प्रत्येक 10 बेसिस पॉइंट की अगर यील्ड बढ़ती है तो केंद्र और राज्य की कर्ज की लागत में बड़ी बढ़ोतरी होती है। तो ये जो अगला 15 दिन है और जो दिसंबर का पहले हफ्ते तक का समय है, ये बॉन्ड मार्केट के लिए, भारतीय बॉन्ड मार्केट के लिए और मनी मार्केट के लिए खासतौर पर बेहद संवेदनशील होने वाला है कि कौन से राज्य के बॉन्ड्स को कितना यील्ड मिलेगी, बैंक किस लेवल पर उसमें निवेश करेंगे, और आरबीआई इस लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेगा। जो अंशुमान सर के वक्तव्य में एक अंडरलाइन करने वाली बात है ना, कि अगर स्टेट्स के पास, राज्यों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे सैलरीज बांटेगी। तो अगर आपके राज्य में, अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी और तनख्वाहें लेट आने लगें तो उसके डॉट आप इस खबर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बड़ी ना थोड़ी बात भी देखिए, थोड़ी मजाक वाली है, जैसे सरकार कह रही है या आरबीआई कह रहा है कि आप जब यील्ड कम हो तब कर्ज लेने आइए। कर्ज लेने सरकारें अपनी मन से नहीं आती हैं, सरकार को तो तनख्वाह देनी है, बिजली खरीदनी है, ये सब काम करने के लिए कर्ज चाहिए, तो वो यील्ड कम होने का इंतजार नहीं कर सकते। लेंसकार्ट का शेयर आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। शेयर बाजार में जो लिस्टिंग हुई वो डिस्काउंट पर हुई, 2% नीचे हुई। हालांकि गिरावट के बाद शेयर में कुछ रिकवरी देखने को जरूर मिली है। कंपनी का जब आईपीओ आया था उस समय ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 95 रुपए तक
पहुंच गया था, बड़ी चर्चा थी इस आईपीओ की, लेकिन लिस्टिंग से ठीक पहले ये 5 रुपए तक आ गया था। दूसरी तरफ एक और आईपीओ है जो इन दिनों सुर्खियां बटोरे हुए है, वो है ग्रो का। वहां लिस्टिंग की तैयारी है। ग्रे मार्केट में फिलहाल इसका प्रीमियम 5% चल रहा है। सर, सवाल यही बनता है कि लेंसकार्ट की लिस्टिंग से अब क्या संकेत मिल रहे हैं ग्रो के लिए, और ग्रे मार्केट के प्रीमियम को अब वो जो एक बेंचमार्क बना लिया जाता था ना, वहां कितना बड़ा सवाल है। लेंसकार्ट की लिस्टिंग से क्या संकेत मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, ये सवाल का जवाब आज बाजार मांगेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा निवेश किया था लेंसकार्ट में। मार्केट में डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई, और लेंसकार्ट की पूरी जर्नी अगर आप देखिए तो आईपीओ आने से लेकर लिस्टिंग के बीच में जो हमने चेंज देखा है लेंसकार्ट को लेकर परसेप्शन में मार्केट के, 95% का ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते घटते पिछले सप्ताह 5% 4% पर आ गया, और इसी बात का संकेत था कि जब बाजार में इसकी लिस्टिंग होगी तो बहुत मामूली प्रीमियम पे डिस्काउंट होगी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। इससे स्टार्टअप्स को लेकर एक नई बहस बाजार में शुरू हुई है, वैल्यूएशन के जस्टिफिकेशन को लेकर, ऑफर फॉर सेल में बड़े निवेशकों को निकलने का रास्ता देने को लेकर। और लेंसकार्ट का आईपीओ इसलिए भी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें बड़ा निवेश किया था, जबकि इसके रेवेन्यू मॉडल को लेकर, इसके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, इसके पूरे बिजनेस और कारोबार को लेकर कई सारी दरारें थी जिन पर हम विस्तार से चर्चा करते रहे हैं अपने कार्यक्रमों में। ग्रो को लेकर भी, हालांकि ग्रो के वैल्यूएशन को लेकर उतने सवाल नहीं है, पर ग्रो का जो प्रीमियम है वो भी आज काफी तेजी से गिरा, केवल 4% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। ग्रो को लेकर भी बाजार में इस तरीके की चिंताएं और आशंकाएं हैं कि ग्रो की लिस्टिंग भी बहुत ही मामूली प्रीमियम पर होगी, और अगर बाजार का रुख थोड़ा ज्यादा नकारात्मक या दबाव वाला हुआ तो फिर लिस्टिंग पर में डिस्काउंट भी हो सकता है। मुद्दा यह होता है कि जब शेयर बाजार की लिस्टिंग में किसी स्टॉक की लिस्टिंग कमजोर होती है तो जो पूरा सेंटिमेंट लिस्टिंग के साथ बनता है, जो बड़े निवेशक बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे होते हैं, खासतौर से इंस्टीट्यूशनल निवेशक जो निवेश करते समय रिटर्न की उम्मीद कर रहे होते हैं, वो सारे कैलकुलेशन हिलते हैं, गिरते हैं, गड़बड़ाते हैं। और हमने देखा है कि स्टार्टअप्स जो है वो अपनी लिस्टिंग के बाद फिर अपनी वैल्यू रिकवर करने में लंबा समय लगाते हैं। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नतीजों के बाद तस्वीर साफ होती है। ये इसके अनुभव हमारे पास पेटीएम को लेकर, नायका को लेकर बने हुए हैं। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अन्य वैश्विक बाजारों में तेजी की वजह से दुनिया के कई बड़े बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार अब निवेश के लिए आकर्षक हो गए हैं। वजह है उनका डिस्काउंट पर होना। निफ्टी 50 इंडेक्स अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स के मुकाबले 20% डिस्काउंट पर है। दोनों इंडेक्स में ये जो अंतर है 17 वर्षों में सबसे बड़ा है। HSBC ने इस पर एक रिपोर्ट दी। HSBC के मुताबिक चीन के बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार ज्यादा आकर्षक हैं और डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। सर, पहला सवाल तो वैल्यूएशन का ही कर लेते हैं। वैल्यूएशन के आंकड़े क्या बता रहे हैं? यह बड़ी अच्छी खबर है भारतीय बाजार के लिए। भारतीय बाजार में जो आज थोड़े में रिकवरी दिखाई दी, अगर आप विदेशी निवेशकों के नजरिए से देखें तो 17 साल बाद ऐसा हो रहा है जब भारतीय बाजार अपने वो हाई वैल्यूएशन जो सवाल है, जो आरोप लगाया जाता था कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हैं विदेशी बाजारों की तुलना में, उससे बाहर निकल आए हैं। यानी भारतीय बाजार निवेशकों के लिए आकर्षक हो रहे हैं। S&P 500 में जो तेजी आई है उससे भारतीय बाजार मैच नहीं कर पाए। हम लोग इस पर चर्चा करते रहे हैं कि अमेरिकी शेयर बाजारों में जो तेजी थी उस तरीके की तेजी हमने भारतीय बाजारों में नहीं देखी, और वो जो क्रिटिकल गैप था उस गैप ने भारतीय बाजारों को आकर्षक बना दिया है। तो अगर आप देखें तो ये 20% का डिस्काउंट है जो विदेशी निवेशकों को लुभा सकता है। अगर पूरे वर्ष का आकलन देखें, पीई का अनुमान, तो जो मॉर्गन स्टैनले का इंडिया इंडेक्स है वो 24 के मल्टीपल पर है, और S&P 500 भी 24 के मल्टीपल पर है। ये 7 साल का सबसे कम गैप है। ऐतिहासिक रूप से इमर्जिंग मार्केट के जो स्टॉक मार्केट थे और खासतौर से भारतीय बाजार वो प्रीमियम पर ट्रेड करता था, तो प्रीमियम अब गायब हो गया है। इसकी वजह यह है कि एक तो 2025 में 2 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई, $24 बिलियन के आसपास विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाले, और भारतीय बाजार में घरेलू निवेशकों ने इसे सहारा और समर्थन देने की कोशिश की। तो विदेशी निवेशकों के नजरिए से भारतीय बाजार में अब निवेश का मौका बन रहा है। दूसरा सवाल सर निवेशकों के लिए, चलिए अब जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या जो भी बाजार में बैठे हुए हैं और जो बाजार में अभी एक डर सता रहा है, उनके लिए क्या राहत की खबर है? क्या मायने उनके लिए हैं?
अगर ये वैल्यूएशन, अगर विदेशी निवेशक वास्तव में वैल्यूएशन पर के मल्टीपल पर निवेश कर रहे हैं तो आप निवेशक के तौर पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बिकवाली में कमी आएगी और उनकी खरीद आने वाले समय में शुरू होगी। हालांकि वो पूरे ब्रॉडर मार्केट में नहीं होगी, स्टॉक्स टू स्टॉक स्पेसिफिक होगी, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजार को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट, विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। और चूंकि अमेरिका के बाजार पीक पर खड़े हैं, S&P काफी ऊपर है, रैली का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है। अगर अमेरिकी शटडाउन खत्म होता है तो एक और रैली अमेरिकी बाजार में बनती दिखाई देगी। आज हमने कल रात के बाद बाजारों में सक्रियता देखी भी है, तो उससे भारतीय बाजार में डिस्काउंट और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए भारत के निवेशक, भारतीय बाजार महंगे नहीं है। तो ग्लोबल निवेशक अपनी वैल्यूएशन को रीसेट कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए उनको बाजार में रिस्क रिवार्ड बेहतर मिलने की उम्मीद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात विदेशी निवेशकों के लिए कि भारत की घरेलू लिक्विडिटी बाजार में बेहद मजबूत है। FIIs नहीं होते हैं तब भी भारतीय इक्विटी में बड़ी गिरावट नहीं आती, बाजारों को भारतीय इक्विटी ने संभाल रखा है। तो ये एक किस्म का और भरोसा है विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में कि घरेलू लिक्विडिटी, SIP के इन्वेस्टमेंट लगातार कायम है। तो यहां से आप बाजारों में आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों की मदद से तेजी का एक दौर शुरू होता देख सकते हैं, अगर हम वैल्यूएशंस को आधार माने तो। चीन और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील अब अमल में आना शुरू हो गई है। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगाई पाबंदियों को फिलहाल रोक दिया है, साथ में कई और एक्सपोर्ट पाबंदियां भी हटाई हैं। सबसे ज़्यादा अहम है नेक्सपीरिया चिप के एक्सपोर्ट को खोलना, क्योंकि इन चिप्स का इस्तेमाल दरअसल कारों के उत्पादन में होता है। सर, चीन ने क्या घोषणा की है और कौन कौन सी पाबंदियां कहिए या प्रतिबंध कहिए फिलहाल हटा दिए गए हैं? कि सियोल में जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के बाद संधि शुरू हुई थी, उसके प्रावधान अमल में आ गए हैं और चीन के तरफ से अमल में आने का इंतजार किया जा रहा था। चीन ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए थे उनको नवंबर 2026 तक के लिए, यानी पूरे एक साल के लिए टाल दिया है। तो इसमें रेयर अर्थ के जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी है, सुपर हार्ड मटेरियल और सेमीकंडक्टर हैं, EV है, सोलर पैनल है, डिफेंस के लिए जो जरूरी कच्चा माल है, इनका निर्यात अब उदार कर दिया गया है, उनकी उस पर से शर्तें हटा ली गई हैं। गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट जैसे जो स्पेशल रेयर अर्थ मटेरियल हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनके लिए जनरल लाइसेंस दिए जाएंगे और 2023 से जो प्रतिबंध लगा रखे थे चीन ने, उन्हें आगे बढ़कर उन्हें हटा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि US और अमेरिका के बीच जो ट्रेड पैक्ट हुआ है उसमें चीन ने अमेरिकी चिप मेकर्स पर स्पेशल टैरिफ लगा दिए थे। अमेरिकी बाजार में, चीन के बाजार में आने के लिए उन्हें भी रोक दिया है। नेक्सपीरिया को लेकर काफी सवाल अलग अलग उठ रहे थे, इसे निर्यात की अनुमति दे दी गई है। और दूसरा, US की सेमीकंडक्टर कंपनियां जो चीन में काम कर रही थी या सामान सप्लाई कर रही थी, उन पर जांच रोक दी गई है। तो आप ये मान सकते हैं कि होते करते जनवरी से लेकर नवंबर तक एक बड़ा व्यापार युद्ध, अमेरिका और चीन का व्यापार युद्ध जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी थी, वो अब शांति और सुलह के साथ लागू हो गया, समाप्त हो गया और वो शांति और सुलह का समझौता लागू हो गया है और उस पर अमल शुरू हो गया है। सर, अगर आप रणनीतिक रूप से देखें, स्ट्रेटेजिकली देखें, तो ये कितना अहम कदम है और इसको कैसे देखा जाए? 2-3 और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अमेरिका को तो तत्काल राहत मिल रही, क्योंकि अमेरिका के लिए तो बड़ी मुश्किल थी, उनकी का उद्योग रुका हुआ था रेयर अर्थ और क्रिटिकल मटेरियल के लिए। पहले चीन की नजरिए से देखें तो चीन ने प्रतिबंधों को खत्म नहीं किया है, टाल दिया है। कूटनीतिक प्रगति नहीं हुई तो एक साल बाद ये वापस लौट आएंगे। तो यहां से लेकर नवंबर तक दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। जैसा कि सियोल में सहमति बनी थी, मार्च में एक बार फिर मीटिंग होगी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और तब शायद कोई बड़ी सहमति बनाई जा सके। दूसरी चीज ये है कि कंपनियों को 12 महीने का समय मिल गया है, अमेरिका की कंपनियों को। उन्हें वो कच्चे माल का, मैग्नेट्स का और बाकी चीज़ों का स्टॉक बना सकती हैं। चूंकि अमेरिका के लिए रियायतें हैं तो दुनिया के बाकी देश भी राहत की सांस ले सकते हैं। भारत भी इस मामले में उलझा हुआ है, भारत के लिए भी रेयर अर्थ मैग्नेट की चुनौती बनी हुई है। तो भारत के लिए भी अब ये चीज़ें उधार हो सकती हैं, भारत को रेयर अर्थ मिलने में आसानी होगी चीन से। यूरोप के लिए भी ये स्थितियाँ थोड़ी बेहतर होंगी और दुनिया के बाकी देशों में भी अब रेयर अर्थ की समस्या में कमी होने की संभावना है और इसका असर में शेयर बाजार में उत्साह के तौर पर दिखाई देगा, जो दिख भी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन का विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का कोई भी अधिकारी G20 सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनकी जगह उपराष्ट्रपति JD वेंस जाएंगे, लेकिन अब उससे भी इनकार कर दिया है। ये सम्मेलन 22 और 23 नवंबर को होना है। सर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ट्रंप दूरी बना रहे हैं, क्या रणनीति आपको इसके पीछे लगती है?
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पूरी डिप्लोमेटिक आउटरीच को, डिप्लोमेटिक पॉलिसी को नए सिरे से लिखना शुरू किया है, बदल दिया। और इस बात की ये स्वाभाविक था कि डोनाल्ड ट्रंप G20 जैसे संगठनों से, मंचों से दूर रहेंगे, और वही हुआ। हालांकि उसकी वजह उनके अपने रिश्ते हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के साथ खराब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका वाइट्स के हितों का या जो वाइट लोग हैं उनके हितों का प्रवक्ता है। पर रणनीतिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत समझौतों में, द्विपक्षीय समझौतों में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संधि का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि जो कोप का सम्मेलन होने वाला है, पर्यावरण का सम्मेलन होने वाला है, उससे भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, जिस पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। तो ट्रंप के रहते हुए बहुपक्षीय संगठनों की, बहुपक्षीय सम्मेलनों की या बहुपक्षीय वार्ताओं की उम्मीद नहीं है जिसमें कि अमेरिका भागीदारी करेगा। पर इसका दूसरा पहलू यह है कि G20 जैसे मंच या कोप जैसे मंच, या जिन मंचों से अपने आप को ट्रंप ने अलग कर लिया है, जैसे कि WHO से अलग किया है, बाकी से अलग किया है, वहां अब लीडरशिप गैप बनता दिखता है, वहां वैक्यूम दिखाई देता है, और उसे भरने के लिए चीन आगे आएगा। तो लोगों की निगाह इस बात पर होगी कि G20 की बैठक में अगर अमेरिका नहीं होता है तो बाकी देशों के लिए नेतृत्व के लिए कौन आगे निकल कर आता है। अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े शटडाउन के खत्म होने की संभावना बढ़ी है। रविवार को अमेरिकी सीनेट ने एक प्लान पास किया है जिसमें लोगों को शटडाउन खत्म करने के आसार दिख रहे हैं। प्लान के तहत अधिकतर डेमोक्रेट सांसद ने एजेंसी की फंडिंग के लिए पैकेज पर राजी हुए हैं, और बदले में उन्होंने ट्रंप से उन कर्मचारियों की बहाली का वादा लिया है जिन्हें निकाल दिया गया। सर, क्या प्लान है और क्या बढ़ पाएगा ये आगे? लंबे समय बाद एक सहमति तो बनती दिखाई दी शुभम, की सीनेट में कम से कम एक सहमति बन गई और 60-40 का वोट हुआ जिसमें कि डेमोक्रेट्स भी शामिल हुए, और पहली सहमति दिख रही है अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की, जिस पर दोनों पक्ष राजी हैं। खासतौर पर यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस जिद से पीछे हटने का संकेत दिया कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया है शटडाउन के दौरान उनकी नौकरियां वापस की जाएंगी। यानी उनका जो बुनियादी रूप से शटडाउन के सहारे छटनी का कार्यक्रम था कि अमेरिका में नौकरियां कम की जाएं, उस कार्यक्रम को रोकने को तैयार हो गए हैं। तो सीनेट की मंजिल तो पास हो गई, लेकिन बड़ी दिक्कत कांग्रेस में है। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का दबदबा है, और इस सीनेट वाले विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित बात शामिल नहीं है, और वो है हेल्थ केयर फंडिंग का, ओबामा केयर की फंडिंग का। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी इसमें बड़ी कटौती करना चाहती है शटडाउन के संदर्भ में और खर्चे बचाने के लिए, जिस पर डेमोक्रेट्स तैयार नहीं होंगे। तो आधा सफर में हो गया है, बाजारों में उत्साह है, उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का मोर्चा थोड़ा पेचीदा या कठिन दिखाई दे रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिकन कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर कैसे सहमति बनती दिखाई देगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसका असर महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, सरकार के डेटा सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, जरूरी सारी सेवाएं ठप हो रही हैं। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी नरमी दिखाते हुए डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में राजी करने की कोशिश करेंगे, और ये शटडाउन बंद होने की संभावना और बढ़ती दिखाई देगी। पर यही सबसे बड़ी वो खबर है जिस पर अब बाजार की निगाहें हैं। और आज हमने शटडाउन में की संभावना खत्म होने की संभावना देखते हुए क्रिप्टो बाजार में भी इसी वजह से थोड़ी रिकवरी देखी है। चलिए, तो इस पर हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे, शटडाउन पर जो भी आएगा। फिलहाल आज बोनस पॉइंट में इतना ही, लेकिन चलते चलते दो बेहद अहम जानकारियाँ। पहली जानकारी है म्यूचुअल फंड के एक खास शो की, जो जियो ब्लैक रॉक से जुड़ी तमाम क्वेरीज के लिए अमर उजाला बोनस लेकर आ रहा है। खास पेशकश है हमारी। क्या निवेश से फ़ायदा होगा, कैसे निवेश करें, आपके मन में जो भी सवाल जियो ब्लैक रॉक की सिप से या म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, स्कीम से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं, खास तौर पर ये प्रोग्राम कल 4 से 5 बजे तक होगा, और इस पूरे प्रोग्राम में हम केवल जियो ब्लैक रॉक से जुड़ी जो भी क्वेरीज आपकी हैं, अपने कॉलर्स की हैं, उनको हम आंसर करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी जी होंगे, और एंकर्स में आप लोग देख ही रहे हैं, आपके चहीते मनपसंद एंकर विपुल सिंह और दिव्या चतुर्वेदी जी इसकी कमान संभालेंगी। तो आपके मन में अगर जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो पूछ डालिए बिल्कुल, और निवेश की यात्रा शुरू कीजिए अपनी। दूसरा अपडेट यह है कि F&O पर एक वेबिनार हम करने वाले हैं। पिछले वाले वेबिनार को आपकी शानदार प्रतिक्रिया मिली, शानदार मतलब जानदार प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद अब F&O की बारी है। वायदा बाजार में कैसे फ़ायदा बनेगा,
रोज सुबह उठते हैं तो वायदा बाजार में आप ट्रेड कैसे करें, अच्छे फ्यूचर्स कैसे निकालें, ऑप्शन से हेजिंग कैसे करें, आपको जो भी कुछ समझना हो ना वायदा बाजार के बेसिक्स से लेके और एडवांस तक, वहां आपको दो खास मेहमान चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल से और नितिन मुरारका एसएमसी ग्लोबल से, दोनों ही जाने पहचाने चेहरे हैं। और दोनों एंकर्स आप देखिए विपुल सिंह और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक्सपर्ट से लेकर आपकी भाषा में आपके तरीके से समझाएंगे। तो ये वेबिनार का रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है ना तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। 10 तारीख हो गई, 22 तारीख तक ये वेबिनार होना है और इससे पहले बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उन लोगों को जो रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लेते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट मिलने शुरू हो जाते हैं, वेबिनार में क्या कुछ हो रहा है, लिंक्स अभी से चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बाद की जो अफरा तफरी है ना उससे बच जाते हैं। तो अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.